हेलो ब्यूटीफुल लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जोन इनसाइट। तो आज हमारा थर्ड डे है। हमने 3 दिन पहले एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी इकोनॉमिक्स पे, और हमें अभी 3 डेज़ ही हुए हैं चैनल को ओपन करे हुए। तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना, और कोई भी अगर सजेशंस देनी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश बाय। जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया में उसे कौन पब्लिश करता है? ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे में हमें ये बताया होता है कि जो हमारी कंट्री में जो प्रीवियस 12 मंथ है उसमें क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या पॉलिसीज़ वगैरह, क्या इनिशिएटिव्स वगैरह लिए गए हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है कि जो फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज होने वाला है उस फाइनेंशियल ईयर में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, तो ये कब प्रेजेंट किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है 31 जैन को। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मतलब ये एक 12 मंथ्स का पीरियड होता है जिसमें मतलब कि गवर्नमेंट देखती है कि क्या उनको लॉस हुआ है, क्या उनको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ देखा जाता है, लॉस और प्रॉफिट देखा जाता है, और क्या अचीव किया ये सब कुछ देखा जाता है। और जो फाइनेंशियल ईयर है गवर्नमेंट का वो क्या है? वो है अप्रैल 1 टू 31 मार्च। ठीक है, तो ये है। और एक बजट होता है। जो बजट होता है, बजट में मतलब कि क्या गवर्नमेंट ये बताती है कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें किस तरह से एक्सपेंडिचर किस तरह से एक्सपेंडिचर किया जाएगा और किस तरह से अर्निंग की जाएगी। ये सब कुछ किसमें बताया होता है? ये बजट में होता है। ठीक है, और जो बजट है इसको प्रेजेंट कब किया जाता है? इसको प्रेजेंट किया जाता है 1 फेब को किया जाता है। ठीक है, और कौन प्रेजेंट करते हैं इसको? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं बजट को। और जो वर्ड बजट है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, क्या मेंशन है बजट की जगह? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये मतलब कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में। ठीक है, हाँ, तो अब इसका क्या है? इकोनॉमिक सर्वे इंडिया को कौन पब्लिश करता है? ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है नीति आयोग, सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड डी है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। जो फिस्कल पॉलिसी है उसे कौन फॉर्मुलेट करता है? ठीक है, ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है प्लानिंग कमीशन, सी है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और डी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जो डील करती है, मेनली कंसर्न होती है रेज कैसे करने हैं, रेवेन्यू, टैक्सेशन वगैरह को देखना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को। ठीक है, तो ये एक पार्ट है किसका? गवर्नमेंट पॉलिसी का, कि इसमें मतलब गवर्नमेंट क्या करती है फिस्कल पॉलिसी में? ऐसा मतलब कि पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि किस तरह से गवर्नमेंट कैसे रेज करेगी रेवेन्यू। ठीक है, और किस तरह से उनको स्पेंड करेगी। ठीक है, किस तरह से स्पेंडिंग करेगी, किस तरह से रेवेन्यू को रेज करेगी, किस तरह से टैक्सेशन रखी जाएगी। तो ये सब मतलब कि ये जो सब चीज़ें होती हैं ये किसके अंदर होती हैं? फिस्कल पॉलिसी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसे कौन फॉर्मुलेट करता है? ए है आरबीआई, बी है प्लानिंग कमीशन, सी है फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी है से भी। तो इसका आंसर है सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और हमने देखा था जो आरबीआई है, पहले हमने जो एमसीक्यू सेशन किया हमने उसमें देखा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी हमने किया हुआ है, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो आरबीआई है वो डील करता है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि वो क्या होती है? मनी के इनफ्लो आउटफ्लो को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। ये मेनली कौन इसके साथ डील करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो किससे डील करती है? वो फिर करती है फिस्कल पॉलिसी, किस तरह से रेवेन्यू को रेज करना है, किस तरह से स्पेंडिंग रखनी, किस तरह से टैक्सेशन रखनी है। Okay, if we deduct grants to states for the creation of capital asset from revenue deficit, we arrive at। तो थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम फोर्थ कर लेते हैं। जब मैं फोर्थ कर लूँगी तो वो आपको ये थर्ड अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट इन द गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट का बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि उनकी कहाँ कहाँ से अर्निंग होंगी और उनका कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सब कुछ इसमें होता है, वो गवर्नमेंट बजट होता है। तो अब उसमें जो है कि कैपिटल रिसीट है उसमें क्या क्या आता है उन्होंने पूछा हुआ। तो पहले हम ये पूरा गवर्नमेंट बजट का पूरा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। जो बजट होता है ना, जो बजट होता है इसको क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। एक होता है बजट रिसीट, मतलब अर्निंग होगी ये। ठीक है,
जैसे तो घर में भी बजट हम बजट सब बनाते ही हैं कि हाँ हमारी इतनी इनकम है और हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, हमें इतना बचेगा, है ना। उस तरह से घर भी कैसे चलते हैं, घर भी बजट हम बनाते हैं, तभी हम अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट भी बजट बनाती है कि उनकी कहाँ कहाँ से अर्निंग होगी और उनका कहाँ कहाँ पे खर्च होगा, ठीक है। तो ये बजट रिसीट आ गई और बजट एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। और अब ये जो बजट अर्निंग है जो गवर्नमेंट की, ये भी आगे फर्दर डिवाइड हुई है, जैसे कि रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, और जो बजट एक्सपेंडिचर है ये भी डिवाइड हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट फर्दर डिवाइड हुई है टैक्स में, नॉन टैक्स में। तो ये हम समझ लेते हैं। देखो जो बजट है वो है, बजट में डिवाइड किया हुआ है, किसमें क्लासीफाई है, पहले कि ये है अर्निंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट अर्निंग कहाँ कहाँ से होती है, और ये बजट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का बजट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अर्निंग में रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं और कैपिटल रिसीट आती हैं, ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट होती है ना, रेवेन्यू रिसीट मतलब कि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो जैसे कि जो गवर्नमेंट जब चालान होता है किसी का, ठीक है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उससे चालान कर दिया, जो इससे जो गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है, ठीक है, लोगों से टैक्स ले रही है, ये जो अर्निंग हो रही है, और जो फ़ाइन ले रहे हैं, ठीक है, फ़ाइन वगैरह जो भी चार्ज कर रहे हैं, जो फ़ाइन हो गया, ठीक है, चालान कट गया, टैक्स हो गया, ये सब कुछ, और गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है और उस पर जो मतलब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सब क्या है, उसकी रेवेन्यू रिसीट है। जो रेवेन्यू रिसीट होती है ना, इसमें कोई भी मतलब गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसे वो पैसे वापस करने हैं, ठीक है, वो उसके पैसे हम उसको किसी को गवर्नमेंट को देने नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अब गवर्नमेंट टैक्स है तो वो थोड़ी ना किसी को देती है, जब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आता है वो थोड़ी ना गवर्नमेंट ने वापस देना, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया उससे उसको इंटरेस्ट आ रहा है, वो थोड़ी ना गवर्नमेंट वापस देगी। या फिर हमारा चालान कटा तो क्या हमें वो पैसे वापस मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कोई भी कर्जा नहीं होता है, मतलब ये कोई कर्ज नहीं क्रिएट करता, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता कि इसको वापस देना है, वो नहीं देना होता, ठीक है। और एसेट की भी कोई रिडक्शन नहीं होती है। एसेट का मतलब क्या हो गया, जो मतलब कि हमें लॉन्ग टर्म जिससे हमें बेनिफिट मिलता रहता है, ठीक है, सालों साल जिससे मिलता रहता है, जैसे कि एक जो मतलब कि हमारा फ़ोन है ये हमारे लिए एसेट है, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी ये हमारे लिए एसेट है, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट की एसेट की रिडक्शन भी नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट कोई चीज़ बेच के पैसे नहीं कमा रही है, ठीक है। तो ये आ गया रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मतलब कि गवर्नमेंट पे कर्ज हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट पे कर्ज हो रहा है तो इसका मतलब ये जो पैसे हैं गवर्नमेंट बोरो करके कमा रही है, ठीक है, बोरो कर रही है कहीं से, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एसेट की रिडक्शन भी होती है। जो कैपिटल रिसीट से जो पैसे आते हैं ना उसमें एसेट की रिडक्शन भी होती है। एसेट की रिडक्शन हो रही है, जैसे कि गवर्नमेंट पैसे कहाँ से कमा रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो एसेट है उसमें भी रिडक्शन हो रही है। तो जो कैपिटल रिसीट है ये लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रही है, क्योंकि इसमें पैसे जो आ रहे हैं वो कर्ज से आ रहे हैं, ठीक है, बोरो करके आ रहे हैं, और इससे हमारे एसेट की भी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं, इन सब से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट, हो गया कैपिटल रिसीट। अब है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो मतलब कि ये क्या होता है कि गवर्नमेंट का खर्च, इसमें मतलब कि गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब लोगों को पेंशन दे रही है तो क्या गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना तो उससे उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही, ना उसका कर्ज कम हो रहा है, ना ही कोई एसेट की क्रिएशन हो रही है क्या, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ना ही कोई इसकी लाइबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि ये पेंशन में जा रहे हैं पैसे, तो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, ठीक है, ना ही कोई उसके एसेट बन रहे हैं, ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी कर्ज कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो कम होती है, कर्ज कम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि लोन गवर्नमेंट ने वापस दे दिया ना, वो खर्च कहाँ पे हुआ, लोन वापस देने में हो गया। तो लोन वापस तो दिया और इससे फ़ायदा ये हो गया कि लाइबिलिटी कम होगी, कर्ज कम हो गया, ठीक है। और जैसे कि गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए किसके क्रिएट करने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह ओपन करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है कि एसेट की क्रिएशन हो रही है, खर्च तो हो रहा है लेकिन इससे एसेट की क्रिएशन भी हो रही है। तो इससे एसेट की क्रिएशन भी होती है और लाइबिलिटी कम भी होती है। लाइबिलिटी कम देखा कि हम लोन वापस दे रहे हैं, ठीक है, खर्च हो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, लोन वापस हो रहा है, फायदा है ना, लोन हमारा कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है। और जो हॉस्पिटल क्रिएट है कि एसेट की क्रिएशन हो रही है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि लाइबिलिटी भी कम होती है और हमारी लाइबिलिटी कम होती है और एसेट क्रिएट होते हैं, ठीक है।
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना हमारे एसेट क्रिएट होते हैं, ना ही हमारी लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो ये आ गया पूरा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बजट का। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन होगी। तो अब इन्होंने पूछा कि कैपिटल रिसीट में क्या क्या आता है। तो हमने कैपिटल रिसीट में देखा कि क्या होता है कि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कर्ज जो भी ये पैसे कमाती है कैपिटल रिसीट के थ्रू, उससे क्या होता है कि उसके पे कर्जा जाता है और उसकी एसेट की रिडक्शन भी होती है, ठीक है। एसेट की रिडक्शन भी होती है, एसेट रिडक्शन भी होती है। तो ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द अदर पार्टी। अच्छा, जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, क्या अगर गवर्नमेंट ने किसी को पैसे दिए और उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो क्या वो कैपिटल रिसीट में है, क्या उससे कोई कर्ज इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट का, या उसको एसेट की रिडक्शन नहीं हो रही है। ये तो रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन दिया और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही वो उसने किसी को वापस देना, ना ही उसको कोई कर्ज है, वो तो उसके अपने पैसे हैं। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर से जो प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है, ये भी तो वापस नहीं देने हैं, ये भी रेवेन्यू रिसीट में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक से जो बोरो कर रही है, हाँ बोरो कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी कर्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस में आएगा, कैपिटल रिसीट में आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी है। इनकम टैक्स जो मिल रहा है, इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को वापस नहीं देना होता, तो ये भी रेवेन्यू रिसीट में। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, if we deduct grants to states for the creation of a capital asset from the revenue deficit we arrive at। तो जब हम क्या करते हैं कि जो ग्रांट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है, ग्रांट्स देती है, ठीक है, हेल्प देती है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को देती है, क्या किस लिए, एसेट क्रिएट करने के लिए, कोई कैपिटल एसेट कौन से होंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है। ये सब कुछ जो क्रिएट करने के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, तो जब हम इस चीज़ को माइनस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट समझ लो लॉस, ठीक है, एक टाइप का लॉस हो गया, कमी होगी। जैसे कि अब है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, अब देखते हैं। देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब हम क्या करते हैं कि जब ये रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट में हमने अभी देख लिया कि क्या क्या होता है कि रेवेन्यू रिसीट जो भी गवर्नमेंट पे जो भी चीज़ लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, एसेट रिडक्शन नहीं करती, जो वहाँ से अर्निंग होती है वो रेवेन्यू रिसीट्स में आती है, ठीक है। जैसे कि टैक्सेस हो गए, फाइन्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, टैक्सेस हो गए, फाइन्स हो गए, चलान्स हो गए, और जो इंटरेस्ट दिया हो गवर्नमेंट ने, जो लोन दिया हो उस पर इंटरेस्ट हो गया, तो ये रेवेन्यू रिसीट में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है कि जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, ठीक है, ना ही इससे कोई एसेट की क्रिएशन हो रही है और ना ही कोई इससे लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि पेंशन पैसे जा रहे हैं गवर्नमेंट को, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो भी कोई लाइबिलिटी कम नहीं करता और कोई भी एसेट की क्रिएशन नहीं करता, ठीक है। तो इसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। तो ये हो गया। अब रेवेन्यू डिफिसिट क्या हो गया, जब रेवेन्यू रिसीट्स जो गवर्नमेंट की जो अर्निंग हुई है उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, ये पेंशन पे, ये डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, जब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसीट से, तब हम बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। इतना लॉस हो गया गवर्नमेंट को, अगर उस 100 रुपये की उसको रिसीट्स मिली, अर्निंग हुई गवर्नमेंट की, और उनका जो खर्चा वो 150 का हो गया गवर्नमेंट का, तो कितना लॉस हो गया गवर्नमेंट को, 50 लॉस हो गया, क्योंकि 100 की अर्निंग हुई थी और 150 उनका खर्चा हो गया, तो 50 का लॉस हो गया ना। तो ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि जब हम इस रेवेन्यू डेफिसिट से हम माइनस करेंगे जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, जब हम इस रेवेन्यू डिफिसिट से माइनस करेंगे कि जो भी ग्रांट्स क्या होगा, एक टाइप की हेल्प होगी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट को दी जाती है, जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, फिर उससे आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इससे क्या आता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट 50 है, ठीक है, और जो 30 रुपीज़ हैं ये गवर्नमेंट ने किसको दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए एसेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जो एसेट क्रिएट करने के लिए दिए हैं तो इससे कुछ एसेट की क्रिएशन ही हो रही है ना, तो गवर्नमेंट सही से पता लगाने के लिए कि सही में रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, क्योंकि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो लॉस दिख रहा है, इसमें अभी तो गवर्नमेंट ने वो वाले पैसे इंक्लूड किए हुए हैं ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए, लेकिन हो तो उससे एसेट की क्रिएशन हो रही, कोई वेस्ट थोड़ी ना हो रही है। तो जब ये 50 में से और ये जो ग्रांट्स दिए थे समझ लो 30 के, तो जो 20 आ गई, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है कि जो फिस्कल डिफिसिट होता है। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट रिसीट,
अभी समझाती हूँ ये मैं, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर और माइनस नॉन डेट रिसीट। नॉन डेट रिसीट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट को जो अर्निंग बिना कर्ज लिए, बिना बोरो किए जो अर्निंग हुई है, ठीक है, तो वो होगी नॉन डेट रिसीट्स, ठीक है। जो भी अर्निंग गवर्नमेंट को, जो भी पैसे गवर्नमेंट को, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला हुआ है, वो बिना बोरो किए वाली मनी से जितना आया हुआ है, वो होती है नॉन डेट रिसीट, जिसपे गवर्नमेंट को पे कोई कर्ज नहीं हुआ, गवर्नमेंट पे कर्जा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपये हो गया, ठीक है। और जो नॉन डेट मतलब कि जो गवर्नमेंट को कहीं से कर्ज लिए बिना अर्निंग हुई है, ठीक है, कर्ज को इंक्लूड नहीं करना कि किसी से गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये ले लिए हैं, ठीक है, तो पहले उसके 80 रुपये हैं, तो वो 20 को भी इंक्लूड कर दे और बोले ये 100 रुपये मेरी अर्निंग हुई है। इसमें क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में वो नहीं देखते जो हमने जो गवर्नमेंट ने बोरो किए गए हैं, ठीक है। तो मान लो कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का 100 हो गया, ठीक है, और जो नॉन डेट रिसीट है, जो बिना कर्ज लिए जो अर्निंग हुई है गवर्नमेंट को, वो 80 हो गई है, ठीक है। तो 20 रुपये क्या आ गया, फिजिकल डिफिसिट आ गया, इतना मतलब गवर्नमेंट को लॉस हो गया। लॉस क्या हो गया, टोटल ज़्यादा खर्च हो गया और कम पैसे कम आए हैं, ठीक है, 20 है। और जो ये 20 आता है, जो फिजिकल डिफिसिट आता है, ये आता है टोटल बोरिंग। ये क्या होती है, टोटल बोरिंग, जो अब गवर्नमेंट को बोरो करने की ज़रूरत है पैसे, क्योंकि 20 तो नुकसान हो गया, अब इस 20 की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट को 20 रुपये अब क्या लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये जो होती है फिजिकल डेफिसिट है, ये होती है गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग, जो गवर्नमेंट बोरो करती है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर से या अपने इंटरनल मार्केट से, अपने इंडिया से या कहीं बाहर से, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट की बोरिंग बताता है हमें कितनी है, ठीक है। तो जब अब क्या होता है कि जब इस फिजिकल डिफिसिट को हम इस फिजिकल डिफिसिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन, तो हमारे पास प्राइमरी डिफिसिट आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट हमने मान लिया कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल डिफिसिट हुआ वो कितना हो गया, वो समझ लो गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट 20 का है, ठीक है, 20 का है। अब क्या हुआ कि ये जो फिजिकल डिफिसिट है, इसमें तो हमने मतलब कि अब गवर्नमेंट ने फिजिकल डिफिसिट 20 बोरो करने की ज़रूरत है, ठीक है, 20 रुपये का नुकसान हो गया गवर्नमेंट को। अभी 20 रुपये का जो नुकसान हो गया है, इसमें से गवर्नमेंट ने कुछ पिछले साल कर्जा लिया होगा, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी पैसे देने होंगे, उसकी वजह से भी फिजिकल डिफिसिट इतना ज़्यादा मतलब कि 20 रुपये आ रहा है, क्योंकि वो पुराने वाले भी पैसे वापस करने हैं ना, इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ये जानने के लिए कि करंट ईयर में कितना फिजिकल डिफिसिट है, करंट ईयर में कितना घाटा चल रहा है, ठीक है, करंट ईयर में कितना घाटा चल रहा है, ये तो मतलब कि जो ये आया है फिजिकल डिफिसिट, ये तो मतलब कि गवर्नमेंट को पिछले साल जो लोन दिया है उसकी वजह से इतना फिजिकल डिफिसिट दिख रहा है। गवर्नमेंट ये जान जाती है कि करंट ईयर में कितना फिजिकल डिफिसिट है, ठीक है, करंट ईयर में कितना फिजिकल डिफिसिट है, उससे क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट देना है प्रीवियस लोन पे उसे माइनस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये देने हैं, तो फिर जो ये 10 रुपये हो गया, ये आ गया हमारा प्राइमरी डिफिसिट। इससे निकल कर आता है क्या, प्राइमरी डिफिसिट। इससे हमें करंट ईयर का फिजिकल डिफिसिट पता चलता है, ठीक है। ऐसे तो ओवरऑल फिजिकल डिफिसिट पता चल रहा है ना कि क्योंकि हम इसमें पिछले साल का भी देख रहे हैं कि पिछले साल वो तो हमारी पिछले साल की मतलब पिछले साल का घाटा है, हम घाटा जो था उसकी वजह से हमने लोन लिया था और उसकी भरपाई हमें इस साल करनी पड़ रही है, ठीक है, कि उसकी वजह से फिजिकल डिफिसिट 20 है। लेकिन जब हम इस साल का ही जानना चाहते हैं कि इस साल हमें कितना आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल डिफिसिट में से हम जो इंटरेस्ट रेट देना होता है प्रीवियस लोन पे उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा प्राइमरी डिफिसिट आ जाता है। नेट फिजिकल डिफिसिट क्या आता है, नेट फिजिकल डिफिसिट में यही आता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो, नॉन डेट रिसीट्स कितनी है। बजटरी डिफिसिट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का बजटरी डिफिसिट में होता है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर 100 है और टोटल रेवेन्यू 80 हुआ है, तो 20 रुपये गवर्नमेंट को डिफिसिट हो गया, 20 रुपये भाई लॉस हो गया है गवर्नमेंट को, ठीक है, इतनी की कमी आ गई है। तो इसका आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट इज इक्वल टू, फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग, एंड बी द डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्सपेंडिचर एंड द करंट रेवेन्यू, एंड सी द सम ऑफ द मोनेटाइज्ड डिफिसिट एंड द बजटरी डिफिसिट, एंड डी नेट इंक्रीज इन द यूनियन गवर्नमेंट्स बोरिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने देख लिया फिजिकल डिफिसिट क्या होता है कि टोटल बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो बोरो करने की उससे ज़रूरत होती है अपना बैलेंस करने के लिए। तो नेट इंक्रीज है जो भी मतलब वो बोरो करता है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो वो होता है फिजिकल डिफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल डिफिसिट इम्प्लाइज
तो फर्स्ट ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरी फ्रॉम लोन्स प्लस रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, बी है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इंक्लूडिंग बोरिंग्स, एंड सी है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस फ्रेश लोन्स, और डी है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स। तो हमने देखा था कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट रिसीट। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग बोरिंग्स, तो बोरिंग्स तो आती नहीं है क्योंकि नॉन डेट रिसीट्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं, तो ऑप्शन बी नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट प्लस फ्रेश लोन्स भी बोरिंग ही है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसमें सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या है, ए है। रेवेन्यू रिसीट्स तो आ रही है, रिकवरी लोन वापस मिल रहा है, रिकवरी हो रही है लोन से। ठीक है, तो ये भी कोई कर्ज नहीं है, ये कोई उधार नहीं है। ठीक है, ये अपने ही पैसे वापस आ रहे हैं। ठीक है, और रिसीट्स टू डिसइन्वेस्टमेंट्स में हो रही है, इसमें भी हम कोई उधार नहीं ले रहे हैं, हम अपनी चीज़ बेच रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास टू कीप चेक ऑन। तो ये जो FRBM जो एक्ट था, ठीक है, जो FRBM एक्ट था इसे पास किया गया था 2003 में आया था FRBM एक्ट। ठीक है, तो इसमें अब बोला है कि इसमें मतलब क्या बोला गया था, क्या चेक करने के लिए, मतलब क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया था, इसमें कुछ मतलब की चीज़ें कही गई थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या था, तो ए है फिस्कल डेफिसिट ओनली, बी है रेवेन्यू डेफिसिट ओनली, सी है बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, और डी है नाइदर फिस्कल डेफिसिट नॉर रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसमें क्या बोला था कि जो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट था, इसमें बोला था कि गवर्नमेंट को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक मतलब कि सर्टन मतलब इतना परसेंट तक ही रखना हो, रेवेन्यू डेफिसिट भी इतना परसेंट तक रखना। तो दोनों की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो इसमें दोनों की बात की गई थी कि इतना फिस्कल डेफिसिट रखना है और इतना रेवेन्यू डेफिसिट रखना है। ओके, तो इसका आंसर आएगा सी, बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 एंड FRBM रूल्स 2004, द गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट 3 स्टेटमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट अलोंग विद द एनुअल बजट। ठीक है, तो इसने मतलब क्या बोला था, इसमें एक ऑब्लिगेशन रखी थी गवर्नमेंट पे कि जब वो बजट को इंट्रोड्यूस करें तो उसे कुछ मतलब कि स्टेटमेंट्स भी साथ में 3 स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट करनी है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं है इंक्लूड कि ये मतलब स्टेटमेंट मतलब कि इतना मतलब खर्च हुआ, ऐसी हमारी स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं, ऐसी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, या फिर और हम ऐसा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इतना GDP हम होगा, ये सब कुछ उन स्टेटमेंट्स में था। तो 3 बोली थी और इसमें से हमने देखना कि कौन सी नहीं थी। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम। ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, बी है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, सी है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, डी है शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है डी, शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस यही बताया कि GDP इतना रहेगा, इतना हम कर सकते हैं कि इतने तक रहे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी हमारी फिस्कल कैसे रहेगी, कैसे हम अर्निंग करेंगे, कैसे हम स्पेंड करेंगे। ठीक है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में मीडियम टर्म कैसे हमारी जो फिस्कल पॉलिसी वो रहेगी, सब कुछ इन स्टेटमेंट ये साथ में प्रेजेंट की जाती है एनुअल बजट के साथ में। तो ये FRBM में बोला था कि ये स्टेटमेंट्स को भी प्रेजेंट करना है अलॉन्ग विद बजट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी नहीं है इंक्लूड, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द यूनिवर्स। हमने रेवेन्यू रिसीट पढ़ा, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, इससे ये तो ना ही गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है, कि ना ही कोई कर्ज क्रिएट करती है, ना ही उसके एसेट को रिड्यूस करती है। ठीक है, ना ही गवर्नमेंट को ये किसी को वापस देने, ना ही ये एसेट को रिड्यूस करती है, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, गवर्नमेंट को पैसे वापस नहीं देने होते हैं। ठीक है, तो ये वापस नहीं देने होते, इसलिए कर्ज क्रिएट नहीं किया, और गवर्नमेंट को ये बेच के चीज़ें अपनी कोई डिसइन्वेस्टमेंट करके नहीं कमाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, सी है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, एंड फिर है इंटरेस्ट रिसीट्स। ठीक है, तो इसका कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट, तो जो कॉर्पोरेट से जो टैक्स आ रहा है तो वो थोड़ा ना गवर्नमेंट को वापस देना है, तो ये भी होगी। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, जो डिविडेंड एंड प्रॉफिट मिल रहा है। डिविडेंड क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, शेयर खरीद लेती है। ठीक है,
अलग अलग शेयर्स खरीद लेती है कंपनी के, तो फिर उसमें से जो प्रॉफिट होता है ना उसको डिविडेंड्स बोलते हैं, ठीक है। वो डिविडेंड हो रहा है और जो PSUs हैं उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी तो गवर्नमेंट को वापस नहीं देने हैं, ये भी रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है कि मतलब कि एसेट की रिडक्शन हो रही है, अपनी चीज़ बेच के पैसे कमा रही है, तो ये रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट तो आएगा ही, मतलब जो गवर्नमेंट ने लोन दिया और इंटरेस्ट उसको वापस मिल रहा है, तो वो थोड़ा ना गवर्नमेंट को वापस देना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरी ईयर द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय, ठीक है। हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और कंपाइल कौन करता है, कंपाइल ऑप्शन ए है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और डी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका आंसर है डी। कंपाइल कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और पब्लिश कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन है, बजट डेफिसिट में लीड टू, बजट डेफिसिट हो जाए तो क्या होता है, तो बजट डेफिसिट क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू कितना आया माइनस टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, वो होता है बजट डेफिसिट, ठीक है। कि इतना मतलब कि डेफिसिट हो गया, इतनी मतलब कि हम डेफिसिट आ गया, इतनी कमी आ गई, मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू कम आया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो जाता है तो इससे क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है राइज इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं। सेकंड, फॉल इन अ वैल्यू, करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाती है। 3 है इंक्रीज इन अ करेंसी की सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, ए है ए 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 2 3, ए है 1 एंड 2, बी है हमारा 1 2 3, सी है 1 एंड 3 और डी है 2 एंड 3, ठीक है। तो अब इसमें से क्या है, देखो जब बजट डिफिसिट हो जाएगा तो मतलब कि गवर्नमेंट के पास खर्चा ज़्यादा हो गया और उनकी अर्निंग कम हुई है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को तो इंक्रीज़ करेगी, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको कमी होगी तो पैसे तो कमाने हैं गवर्नमेंट ने, तो इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज़ होगा, तो 1 तो है फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट को अब वो डिफिसिट पूरा करने के लिए गवर्नमेंट प्रिंट भी कर सकती है मनी, ठीक है, मनी को प्रिंट भी कर सकती है। तो मनी प्रिंट होगी तो उससे क्या होगा कि वैल्यू जो होती है हमारी करेंसी की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा मनी हो जाएगी, सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। गवर्नमेंट डिफिसिट को पूरा करने के मनी को प्रिंट करती है तो उससे क्या होगा कि करेंसी की सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी 1 2 3, आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट हमने देखा ना ही वो लाइबिलिटी कोई क्रिएट करती है, ना ही वो एसेट की रिडक्शन करती है, ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, ना ही कोई कर्ज इंक्रीज करती है, ना ही एसेट की रिडक्शन करती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करती है रेवेन्यू रिसीट। तो पहला आता है, क्या आता है रेवेन्यू रिसीट में, ए है टैक्स रेवेन्यू, बी है नॉन टैक्स रेवेन्यू, सी है रिकवरी लोन्स, 4 है बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। तो हमने सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड, ए है 1 एंड 2, बी है 1 2 एंड 3, सी है 3 एंड 4, डी है 1 3 एंड 4। देखो टैक्स रेवेन्यू, हाँ टैक्स आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को ना ही वो कोई एसेट रिड्यूस करके मिल रहा है और ना ही कोई कर्ज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये टैक्स रेवेन्यू आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आते हैं, ठीक है, चालान वगैरह फाइन जो होते हैं, ठीक है, ये भी कोई कर्ज की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। 3 है रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स रेवेन्यू रिसीट में नहीं आता, ये कैपिटल रिसीट में आता है, ठीक है। अब कैपिटल रिसीट में ये क्यों आता है, कैपिटल रिसीट में ये इसलिए आता है क्योंकि देखो अब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है और वो जो लोन है उससे गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इस इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट के लिए एज अ एसेट वर्क कर रहा है, ठीक है, एसेट वर्क कर रहा है। अब जब वो लोन गवर्नमेंट को वापस मिल गया तो अब क्या होगा, जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को क्या होगा, उसके मतलब एसेट उसको नहीं, अब उसका एसेट में रिडक्शन होगी ना, तो इसलिए रिकवरी ऑफ लोन्स नहीं आएगा इसमें। 4 है बोरिंग तो आती ही नहीं है, वो भी कैपिटल रिसीट में आती है, तो इसका आंसर है 1 एंड 2, ए आंसर है इस ए। नेक्स्ट है, बजट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बजट जो है ये किसके अंदर आता है, बजट में क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट के कितना टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ देखते हैं बजट में हम, ठीक है, कि उसका टोटल रेवेन्यू कितना है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना ये आ गया बजट में। तो ये किसका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी में तो हमने देखा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सबकी सप्लाई को कंट्रोल ये आरबीआई करता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई देखता है कि मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। कमर्शियल पॉलिसी में भी नहीं आता है, मनी सेविंग पॉलिसी में भी नहीं आता है, ये फिस्कल पॉलिसी में ही आता है। बजट में हम यही देखते हैं ना कि फिस्कल पॉलिसी में क्या देखती है गवर्नमेंट की, कैसे उससे रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है और कैसे उसको स्पेंडिंग करनी है। तो बजट में भी यही देखते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना है और हमें कैसे अर्निंग करनी है, सब कुछ करना है। तो इसका आंसर क्या है, सी। सी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
व्हाट हैपन्स व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स टू पास द बजट, क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का बजट पास नहीं होता, ठीक है। ए, फाइनेंस मिनिस्टर टुक एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम द स्पीकर टू पास द बजट, फाइनेंस मिनिस्टर एक्स्ट्रा टाइम मांगता है स्पीकर से पास करने के लिए बजट। बी है बजट ऑफ द प्रीवियस ईयर का ही रखा जाता है। सी है होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन एंड द गवर्नमेंट फॉल्स डाउन। और डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है कि जब बजट पास नहीं होता ना, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट है उस टाइम जो करंट गवर्नमेंट होती है वो फॉल कर जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो बजट नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे उस जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, उसके सपोर्ट में वहाँ पे लोग नहीं हैं, मेंबर्स नहीं हैं, तो मिनिस्टर्स नहीं हैं। तो क्या करता है, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है दैट इज डील विद द टैक्सेशन एंड द एक्सपेंडिचर डिसीजन। टैक्सेशन के साथ और एक्सपेंडिचर कैसे करना है, खर्च कैसे करना है। टैक्सेशन मतलब कि सॉरी मनी कैसे रेज करनी है, ठीक है। तो ये मतलब इस जो कौन से क्या चीज़ इससे डील करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, लेबर मार्केट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या फिर फिजिकल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो मनी की सप्लाई वगैरह को देखती है, फिजिकल पॉलिसी इसके साथ डील करती है, ठीक है। टैक्सेशन के साथ एक्सपेंडिचर कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, हमने देख लिया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो ग्रांट्स दिए होते हैं स्टेट को क्रिएट करने के लिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूडिंग ग्रांट्स इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ द एसेट, सी है इसका आंसर, सी। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जेके एग्जाम जोन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ फिजिकल काउंसिल। फिजिकल काउंसिल को क्रिएट करने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंड किया था। ए है सुरजीत भल्ला कमेटी, बी है एनके सिंह कमेटी, सी है अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी और डी है उर्जित पटेल कमेटी। तो इसका आंसर है बी, एनके सिंह कमेटी, ठीक है। एनके सिंह कमेटी ऑल्सो नोन एज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 रिव्यू कमेटी। और एनके सिंह कमेटी ने सबमिट की थी अपनी रिकमेंडेशंस इन 2007 विद द टाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ। ये सब कुछ पढ़ लेना। नेक्स्ट है 19 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। फिजिकल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है, ये हमने पहले भी देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है सी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।